Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती है। आज जो हमारा लास्ट चैप्टर है इस न्यू बुक का, जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम देख रहे थे। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, है ना। प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी सेक्टर्स होते हैं, तो वो भी हमने इस चैप्टर में पूरा अच्छे से देखा था। और कैसे ये सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, सब चीजें दिखी थी, है ना। तो इस चैप्टर की वर्कशीट हम करने वाले। पहले क्या कर दो, फटाफट से लाइक करो, चलो लाइक करो। और पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, इसका तो आंसर मैंने दे ही दिया था। The three main economic sectors are primary, secondary and dash। तीन जो मेन हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, कौन से, एक हमारा हो जाता है प्राइमरी, दूसरा हो जाता है हमारा सेकेंडरी एंड थर्ड कौन सा होगा, थर्ड, तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, थर्ड को हम क्या बोलते हैं बताइए। क्या हो जाएगा थर्ड हमारा, टर्शरी सेक्टर, है ना। इसको सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर कहा जाता है, टर्शरी सेक्टर है थर्ड हमारा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स डैश फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग देखें जो प्राइमरी सेक्टर वाली होती हैं, है ना, डैश फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, हम क्या करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। प्राइमरी एक्टिविटी में नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं। देखो जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स चीज़ें रहेंगी ना, बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से निकालेंगे। हमने तालाब से फिश पकड़ ली, फिशिंग हो जाती, माइनिंग हो जाती, एग्रीकल्चर करना, तो इन चीज़ों का हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, नेचर से जब हम निकालते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं। द प्रोसेस यूज टू हीट मिल्क टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस जब हम दूध को इतना ज़्यादा गर्म करते हैं, जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उस दूध में, वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को, पैस्चराइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, पैस्चराइजेशन, ठीक है। डैश एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। किस एक्टिविटी की बात हो रही है, जो बाकी जो दो सेक्टर्स हैं हमारे, प्राइमरी और सेकेंडरी, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना, सहायता प्रदान करती है। बताओ क्या बोलेंगे उसको, टर्शरी हो जाती थर्ड हमारी, सर्विस सेक्टर। आंसर क्या हो जाएगा, टर्शरी। क्लियर। अमूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेयरी इन इंडिया। अमूल किसका एग्जाम्पल है, अमूल एक तरीके की डेयरी है ना। अमूल इतने सारे उसके प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे बढ़िया, चीज़, बटर एंड ऑल, क्या है, किसका एग्जाम्पल है। अमूल की पूरी स्टोरी देखी थी, और अमूल की स्टोरी के थ्रू हमने ये भी देखा था कि कैसे तीनों सेक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव बनाया था ना उन्होंने, कोऑपरेटिव। क्लियर, चलो। ट्रू एंड फॉल्स। द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर क्या इंक्लूड करता है, जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं या फिशिंग करते हैं। ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड करता है कैसी एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। क्या हो जाएगा, देखो सोच समझ के आंसर देना। एग्रीकल्चर फिशिंग अब भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, किस में आ जाता है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये प्राइमरी में आता है ना, सबसे पहला जब हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं ये चीज़ें, चाहे हम एग्रीकल्चर करें, खेती बाड़ी करें, ये भी प्रकृति से हमें मिल रहा है। फिशिंग कर रहे हैं, क्या मछली बैठ के हम बना रहे हैं, नहीं, हमें ये भी नेचर से मिली है। दैट मीन्स ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन एंड रिटेल सर्विसेज। टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन, सामान को इधर उधर ले जाना, है ना, या रिटेल सर्विस, जो कस्टमर प्रोडक्ट लेते हैं, लास्ट जो कंज्यूमर से डील करना, सर्विस प्रोवाइड करना, तो क्या टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ट्रू हो जाएगा, सही बात है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोऑपरेटिव्स आर फॉर्म टू हेल्प इंडिविजुअल वर्क इंडिपेंडेंटली। कोऑपरेटिव्स फॉर्म किए जाते हैं ना
हेल्प इंडिविजुअल्स, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कर सके, मतलब मिलते हैं इंडिविजुअल्स, इकट्ठा होते हैं और चाहते कि भाई इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से हम काम कर पाएँ, अपने अकॉर्डिंग हम काम कर पाए। तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्या लगता है आपको? ये आपका फॉल्स है, ऐसा नहीं पढ़ा था हमने। रिसाइकलिंग पेपर सेव्स ट्री एंड रिड्यूसेस लैंडफिल यूसेज, है ना, पेपर को रिसाइकिल करना वो पेड़ों को तो बचाते ही है, साथ में जो लैंडफिल यूसेज है उसको भी रिड्यूस करता है, कम करता है। ये क्या हो जाएगा? हमने पेपर रिसाइकल के बारे में पढ़ा था, ये बिल्कुल सही है। द प्राइमरी सेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं करता। कितनी बड़ी बात भूल गए। अब ये बड़ी बात या तो ज़्यादा ही बड़ी है तो सही है, नहीं गलत हो जाएगी, और कम बड़ी है नॉर्मल है तो ट्रू हो जाएगी। तो क्या है? प्राइमरी सेक्टर डज नॉट डिपेंड, भाई बिल्कुल डिपेंड करती है, डज नॉट पॉसिबल ही नहीं है, क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर का मेन फोकस किस चीज में रहता है? देखो, प्राइमरी हमने देखा था जो नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर का काम क्या होता है ना, जो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं? फिनिश्ड गुड में, है ना। जैसे नेचर से क्या मिल गया, फॉर एग्जांपल हमें रॉ मटेरियल हमारे पास हो गया वुड, किसका एग्जांपल ले लें हम? लकड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, वुड। वुड से हमने क्या बना ली? प्रोसेस करके चेयर बना ली। तो ये काम रहता है सेकेंडरी सेक्टर का, जो रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करती है, मैन्युफैक्चर करती है, किसमें? फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, बाकी इसको अच्छे से समझते हैं। द मेन फोकस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू गुड्स, फिनिश्ड गुड्स में। कच्चे माल को, कच्ची चीज, ऐसी चीजें जो फिनिश नहीं है, जिनको बनाने की, प्रोसेस करने की जरूरत है। जैसे आटा है, फ्लोर हो गया, जैसे आपने ग्राम फ्लोर ले लिया, एक नॉर्मल फ्लोर ले लिया, आटा ले लिया, अब आटे से अब ब्रेड बना लिया आपने, कुछ भी कुकीज बना ली, तो आपने क्या करा? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना लिया। दैट मीन्स ये किसका पार्ट है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। क्लियर? चलो, व्हाट इज अ कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव क्या होता है? हम बोलते हैं कोऑपरेट करो, मदद करो, हेल्प करो, या साथ दो बेसिकली। तो कोऑपरेटिव, जैसे अमूल का हमने एग्जांपल लिया था कि सब साथ होते हैं, इकट्ठा होते हैं, है ना, एक पर्पस रहता है। समझते हैं, चलो। A group of people who voluntarily come together to meet their economic and social needs in a formal way. इसमें क्या रहता है? ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो वॉलेंट्रली साथ आते हैं, है ना, अपनी जो भी उनकी इकोनॉमिक नीड्स होती है, इकोनॉमिक नीड्स यानी मॉनेटरी टर्म्स में, है ना, जो उनकी नीड्स होती है, और जो भी उनकी सोशल नीड्स होती है, फॉर्मल वे में उसको फुलफिल करने के लिए, उसको मीट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ठीक है, दे own the cooperative and decisions are taken by members collectively. देखो, ऐसा नहीं कि एक मालिक रहेगा, जब ग्रुप होके सारे ग्रुप, मतलब ग्रुप में आए हैं, इतने सारे लोगों का ग्रुप है, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि एक के बोलने से सारी चीजें हो जाए। एक ने बोल दिया तो बाकी मानेंगे, अगर दूसरे को सही लगेगा बाकियों को तो मान जाएंगे, लेकिन अगर दूसरे का कुछ फैसला है, दूसरे की कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके कुछ डिसीजंस है, तो वो अपनी बात रख सकता है, सबको वो माननी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बनी ना। एक होता तो फिर एक डिसीजन लेता, लेकिन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है, कोऑपरेटिव है, दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग में सब कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। चलो, What are economic activities? इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? बार बार हमने जैसे लास्ट चैप्टर में भी देखा था, ऐसी एक्टिविटीज जो मनी इन्वॉल्व करती है, विच इन्वॉल्व्स मॉनेटरी वैल्यूज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एक्शंस दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, अगर हम देखें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या इंक्लूड करती है? इसमें प्रोड्यूस किया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम होता है, कंज्यूम करने का भी काम होता है गुड्स को और सर्विसेज को। दे इंक्लूड एक्टिविटीज, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज आएगी? जैसे फार्मिंग हो जाती है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, ट्रेडिंग हो जाती है, सर्विसेज दैट हेल्प फुलफिल द नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल। ऐसी चीजें जो लोगों की नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर पाती है, ये सब आता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। क्लियर? चलो, Why are economic activities important? क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? अगर ये नहीं होगा तो प्रोसेस कैसे होगा? ये नहीं होगा तो हम तक चीजें कैसे पहुंचाई जाएंगी? और भी बहुत सी चीजें। चलो देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प क्रिएट जॉब्स। देखो, सबसे पहले तो जॉब्स क्रिएट करती है। अगर फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, है ना, ब्रेड, आटे से ब्रेड बना रहे हैं, या वुड से चेयर बना रहे हैं, तो जो कर रहे हैं काम, वो काम करने वाले ही मजदूर हैं,
तो क्या उनके जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही? अगर कोई ट्रक चला के सामान पहुंचा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है, तो ये कौन है? ये लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। तो क्या जनरेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? जॉब जनरेट करती है। फिर इनकम जनरेट होती है, भाई पैसा, पैसों के लिए तो होती है एक्टिविटीज, तो इनकम जनरेट होती है। इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होता है? इंप्रूव होता है। आप कमाते हो तो आपका जो स्टैंडर्ड है जीने का, वो ऑब्वियसली वो अच्छा स्तर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दी ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए इनका क्या रहता है? कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और समाज के डेवलपमेंट के लिए इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्लियर हुआ? तो क्या देखा हमने, ये किस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं? इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ में, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तो इकोनॉमी का ग्रोथ तो इसमें होगा ही होगा, इनकम जनरेट होगी, जॉब्स आएंगी, ठीक है, और सोसाइटी भी डेवलप होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डेवलप होता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है समझ में आ गया? जॉब्स मिलना, इनकम जनरेट होना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होना, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, ये सब किसके कारण होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण होता है ना। ओवरऑल ग्रोथ, इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ किससे होती है? इससे होती है। सोसाइटी की डेवलपमेंट ओवरऑल किनसे होती है? इनसे होती है। क्लियर? चलो, What are the different types of economic activities? कौन सी अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं? कौन सी होती है? बार बार हम बोल ही रहे हैं, प्राइमरी हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है, उसके बाद कौन सी होती है? टर्शरी होती है। ठीक है, चलो देखते हैं। The different types of economic activities include primary activities. क्या रहेगा इसमें? प्राइमरी एक्टिविटीज आती है, जैसे एग्रीकल्चर और माइनिंग। इसमें क्या क्या रहेगा? एग्रीकल्चर आती है, माइनिंग आती है, प्राइमरी जो नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या आ जाता है? मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है और कंस्ट्रक्शन, है ना। आपने क्या करा? वुड से चेयर बना दी, आपने क्या करा? फ्लोर से जो है ब्रेड बना दी, ठीक है। टर्शरी एक्टिविटीज क्या इंक्लूड करती है? सर्विसेज प्रदान करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये कौन देती है? टर्शरी एक्टिविटीज। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। क्लियर? चलो, हाउ डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज अफेक्ट आवर डेली लाइफ? हमारी डेली लाइफ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे अफेक्ट करती है? क्यों नहीं अफेक्ट करेगी? जॉब्स होना, इनकम जनरेट होना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना, हमारा ग्रो होना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, डे टू डे लाइफ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी और चीज़ें देखते, खाना पीना, अवेलेबल होना सर्विसेज, है ना। चलो, economic activities affect our daily lives by determining the availability of goods and services, influencing prices and impacting job opportunities. They shape the economy and influence our choices as consumers. देखो, सबसे पहले तो क्या दे रही है? गुड्स, सामान अगर हमें चाहिए होती है, सर्विसेज हमें चाहिए होती है, तो ये किन से मिल रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से मिल रही ना, चाहे बैंकिंग सर्विस हो, चाहे कस्टमर सर्विस हो, है ना, चाहे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई, या हम गुड्स की अवेलेबिलिटी की बात करें कि आटा, दाल, चावल और भी चीज़ें, चेयर वगैरह, कपड़े, सब मार्केट में होना चाहिए, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए चीजें जरूरी हैं, तो ये किन के थ्रू मिल रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू मिल रही है। इन्फ्लुएंसिंग प्राइसेस, प्राइस पर प्रभाव पड़ना, गिरना, कम होना, ये किसके थ्रू हो रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू हो रहा है। एंड इम्पैक्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, और इससे क्या हो रही है? जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो इम्पैक्ट हो रही है, उन पर प्रभाव पड़ रहा है। दे शेप द इकोनॉमी एंड इन्फ्लुएंस आवर चॉइसेस एज कंज्यूमर, ये क्या करती है? इकोनॉमी को शेप करती है, और हमारे जो चॉइसेस है ना, एज अ कस्टमर, उनको भी प्रभावित करती है। क्लियर? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बनाई जा रही, करी जा रही, कस्टमर के लिए की जा रही है। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसके लिए? भाई कस्टमर के लिए, और आपके अपने काम के लिए भी कर रहे हो, ठीक है। चलो, What role do consumers play in economic activities? कंज्यूमर का इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या रोल होता है ना। कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते सामान को फाइनली, उनका क्या रोल होता है, देख लेते हैं। Consumers play a crucial role in economic activities as they drive demand for goods and services. Consumers बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्रूशल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप अगर कोई सर्विस दे रहे हो, बैंकिंग सर्विस दे रहे हो, आप अगर कस्टमर सर्विस दे रहे हो, है ना, आप अगर गुड्स बना रहे हो, सामान बना रहे हो, तो किसका सोच के बना रहे हो? अल्टीमेटली आपके दिमाग में होगा कस्टमर, आपके दिमाग में होगा खरीदार, जो खरीदेगा, ग्राहक, है ना। आप ग्राहक की डिमांड है, ग्राहक आजकल डिमांड कर रहे हैं, ये चीज़ ट्रेंडी है, अरे आजकल ये चीज़ फैशन में है, ये चीज़ चाहिए, आजकल ये चीज़ की डिमांड है। दैट मीन्स किसका सोच रहे हो आप? कंज्यूमर्स का, है ना। तो कंज्यूमर्स के ही थ्रू क्या होते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज इंपैक्ट करते हैं,
कि कैसे गुड्स होने चाहिए, कैसी सर्विसेज होनी चाहिए। देयर चॉइसेस इन्फ्लुएंस व्हाट इज प्रोड्यूस एंड हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन द इकोनॉमी। ये कस्टमर की ही चॉइस है जो किसको प्रभावित करती है कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, आजकल क्या डिमांड में भाई, कैसा कैसा ट्रेंड चाहिए, कैसे कैसे कपड़े बनने चाहिए, है ना, या रिसोर्सेज कैसे क्या एलोकेट हो इकोनॉमी में, ये सब किसके अकॉर्डिंग चलता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली कस्टमर की क्या इंपॉर्टेंस है कि जो भी सुविधाएं हैं, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही, प्रदान करी जा रही है, वो किसके अकॉर्डिंग है, किसका सोच के की जा रही है। यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है, कस्टमर। कौन क्रूशल रोल प्ले कर रहा है, कंज्यूमर। क्लियर। चलो, डिफाइन द गिवन टर्म मिडिलमैन। ये जो टर्म है मिडिलमैन, इसको डिफाइन करना है। मिडिलमैन कौन होता है, मिडिलमैन क्या काम रहता है इसका। मिडिल से हमें समझ में आ रहा है बीच, बीच का, और मैन यानी आदमी, बीच का आदमी, मतलब कैसा क्या। चलो देख लेते हैं। Persons who buy goods from producer and sell them to consumer, है ना, जैसे क्या करेगा ऐसा पर्सन जो क्या करेगा, ये पर्सन है या मिडिल मैन, बेसिकली सेलर हो गया, पर्सन हु क्या करेगा, बाय गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, इससे क्या करेगा, बाय करेगा, ये हो गया मिडिलमैन। और इनको क्या करेगा, सेल करेगा। किन को सेल करेगा, कंज्यूमर्स को। तो ये क्या हो गया हमारे मिडिलमैन, है ना। यहां से क्या करा इन्होंने, बाय करा, यहां पे क्या कर दिया इन्होंने, सेल कर दिया। यहाँ पे क्या करा, बाय करा, यहाँ पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ये क्या हो गए हमारे मिडिलमैन। मिडिलमैन का काम क्या रहता है, सामान खरीदना, बाय करना, उसके बाद सामान लेके किसको बेच देना, कस्टमर को बेच देना। तो ये हो गए मिडिलमैन। क्या ये डायरेक्ट इनसे डील कर रहे हैं या डायरेक्ट ये इनसे डील कर रहे हैं, नहीं, बीच में ये आ जा रहे हैं, इनसे खरीद के इनको बेच रहे हैं, तो मिडिल में आ गए मिडिलमैन। क्लियर। चलो, What is the relationship between economic activities and employment? How do economic activities impact our daily lives? है ना, क्या रिलेशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में और एम्प्लॉयमेंट में, और कैसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हमारी डे टू डे लाइफ को प्रभावित करती हैं, हमें एक्सप्लेन करना है। चलो देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट एज दे क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। देखो, अगर हम देख रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अगर हम कह रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी इनका डायरेक्ट किनसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, जॉब अपॉर्चुनिटीज से, है ना। क्या हो जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्लियर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज इक्वल टू जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो रहेंगी उससे लोग जो काम करने, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पर्पस क्या होता है, पैसा अर्न करना। पैसा कमाएंगे कैसे, जब हम लोगों को काम पे लगाएंगे, लोग काम करेंगे, और लोगों को काम पे लगाना मतलब लोगों को जॉब देना, है ना, लोगों को क्या मिलना, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो भाई जॉब से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशनशिप है, तो एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब, समझ जाओ, है ना। Different sectors such as agriculture, industries and services employ individuals with various skills. किसी भी सर्विस की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर के लिए कह रहे हैं तो उसमें जिसको हम एम्प्लॉय करेंगे भाई उसको स्किल होनी चाहिए, इंडस्ट्री में उसको स्किल होनी चाहिए, सर्विसेज के लिए उसको स्किल होनी चाहिए। एम्प्लॉय इंडिविजुअल्स विद वेरियस स्किल्स, हम क्या करेंगे, अलग अलग वेरियस स्किल्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या, इंडिविजुअल्स हैं उनको जॉब पे रखेंगे। द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ रीजन कैन इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयमेंट रेट्स। जो लेवल रहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, है ना, किसी भी क्षेत्र में, वो किसको प्रभावित करता है, एम्प्लॉयमेंट रेट्स को, है ना, एम्प्लॉयमेंट रेट्स को। कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर किसी एरिया में ज़्यादा हो रही है तो यानी एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा खासा हो रहा होगा। एंड द टाइप्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल इम्पैक्टिंग द ओवरऑल इकोनॉमी, और किस तरीके की जो है जॉब्स अवेलेबल है वो सबको प्रभावित करती है कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यानी अगर कहीं इंडस्ट्री है किसी एरिया में तो वहाँ इंडस्ट्री के आसपास रहने वाले लोग या वहाँ के शहर के लोग उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खूब होगी, क्योंकि इंडस्ट्री है, वहाँ पे कंपनीज़ हैं या इंडस्ट्री सेटअप है, काम चाहिए, फैक्ट्री वगैरह है, तो जो लेबर चाहिए, तो यानी रिक्रूटमेंट होगा, यानी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है। क्लियर। और इससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, भाई इनकम जनरेट होगी तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पे आएगा कंट्री के।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट आवर डेली लाइफ्स बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स, गुड्स एंड सर्विसेज। हमें जॉब्स प्रोवाइड करती है, गुड्स प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ये ऑब्वियसली हमारे लिए डेली लाइफ से ज़रूरी है ना हर चीज़। क्लियर? चलो, they determine our income levels, influence our purchasing power and shape the availability of products। ये किस चीज़ को डिटरमाइन करती है? हमारी इनकम लेवल कैसी क्या है, और प्रभावित करती है हमारी परचेसिंग पावर को, है ना, हमारी जो परचेसिंग पावर है, हम कितना क्या चीज़ अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एंड शेप द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कितनी क्या कैसी अवेलेबिलिटी है, सुविधा मतलब चीज़ों की सुविधाएं हैं प्रोडक्ट्स की। एडिशनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन अफेक्ट सोशल स्ट्रक्चर, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्या इम्पैक्ट करती हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस किस चीज़ को प्रभावित करेगी? तो हमारे सामाजिक ढांचे को, लोग ग्रो करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, पैसा आएगा भाई, है ना, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा, और ओवरऑल जो क्वालिटी है लाइफ की वो इम्प्रूव होगी। क्लियर? चलो, why is it important to understand economic activities in our community and it how contribute to the development of a country? है ना, क्यों ये ज़रूरी है समझना कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इंपॉर्टेंट है हमारी कम्युनिटी के लिए, और कैसे ये कंट्रीब्यूट करती है हमारी कंट्री के विकास के लिए, कैसे? चलो देखते हैं। Understanding economic activities in our community is important because it helps us recognize the sources of income, employment opportunities and services available। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझ रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है समझना कि हमारे समुदाय के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि कैसे? इट हेल्प्स अस रिकॉग्नाइज द सोर्सेज ऑफ इनकम। इसके थ्रू हमें समझ में आता है कि हमारे इनकम का आधार क्या है ना, हमारे लिए क्या क्रिएट करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है, ठीक है, एंड सर्विसेज अवेलेबल, और क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है वो सब इनके थ्रू होती है। It can also inform community development efforts, policy making and individual decision making regarding education, career choices and local investment। क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोनॉमिक सेक्टर का कम्युनिटी में, तो क्या कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, कोई भी पॉलिसी कुछ भी नीति नियम बन रहे हैं उसमें इसका कंट्रीब्यूशन है ना। हम क्या कर रहे हैं, हमारे मतलब एजुकेशन के रिगार्डिंग हो या कैरियर चॉइसेस के रिगार्डिंग हो या लोकल इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हो, इनका क्या देखने को मिलता है, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बाय जनरेटिंग वेल्थ, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये किस चीज़ में मददगार होती है? हमारे लोगों के लिए, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। कैसे होगी? ये वेल्थ को जनरेट करेगी, भाई पैसा आएगा, है ना, पॉवर्टी को कम करेगी, गरीबी कम होगी, ठीक है, और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है लोगों का वो क्या बनेगा, बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज होगा बेसिकली। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ओवरऑल क्या होता है, इससे स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, जनरेट होता है। दे फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ये किस चीज़ में हमें मददगार होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में और हेल्थ केयर में, विच आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ऑब्वियसली ये हर चीज़, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड काम हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, है ना, ये हमारे ओवरऑल हर चीज़ के बहुत ज़्यादा मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। अ डाइवर्स इकोनॉमी विद अ बैलेंस मिक्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज फोस्टर्स रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी इन द फेस ऑफ ग्लोबल चेंज। तीनों ही एक्टिविटी का कॉन्ट्रीब्यूशन, चाहे हम प्राइमरी एक्टिविटी की बात करें, चाहे हम मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करें, चाहे टर्शरी एक्टिविटी की बात करें, तीनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन, अडेप्टेबिलिटी, जो हम जीवन जैसा जी रहे हैं, जैसा हमें चीज़ें मिल रही हैं, जो ग्रो हम कर रहे हैं, इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है ग्लोबल चेंज में। क्लियर हो गया, है ना। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब पैसा आना, पैसा, प्रोडक्ट्स बनना, गुड्स बनना, तो किसका सोच के बन रहा है? ऑब्वियसली कस्टमर का, कंज्यूमर का। सर्विसेज क्यों दी जा रही है? इसलिए दी जा रही है ना कि भाई नीड्स है जनता को। क्लियर? चलो, क्वेश्चन 13, हाउ आर द थ्री सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड। ये जो तीन सेक्टर्स हैं एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है? ये अच्छा क्वेश्चन है। कैसे ये तीनों कनेक्टेड है एक दूसरे से? तीनों सेक्टर कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ऑब्वियसली ये कनेक्टेड है। कैसे होंगे? अगर हमें वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए, है ना, फिनिश गुड बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए, तो लकड़ी की चेयर बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए कहाँ से मिल रही है? हमें नेचर से मिल रही है, यानी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। या हमें ब्रेड बनाने के लिए आटा चाहिए, तो आटा किससे आएगा? गेहूं से आएगा। तो गेहूं क्या है? एग्रीकल्चर से आ रहा है, यानी प्राइमरी एक्टिविटी है।
चलो ठीक है, बन गया ब्रेड, बन गया आटा सब, लेकिन कस्टमर तक पहुंचाएगा कौन? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइड कैसी होगी? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। दैट मीन्स यहां हमें किसकी जरूरत पड़ गई? टर्शरी सेक्टर की जरूरत पड़ गई। तो तीनों ही जो सेक्टर्स हैं एक दूसरे पे क्या है? निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं और जुड़े हुए हैं। The three sectors are interconnected as they rely on each other to function and sustain the economy. तीनों ही एक दूसरे पे क्या करते हैं? रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। The primary sector provides raw materials to the secondary sector. प्राइमरी सेक्टर क्या प्रोवाइड करेगा? कच्चा माल, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर के लिए, तब ना जाके वो जो है बुक्स बना पाएंगे या चेयर बना पाएंगे, फर्नीचर आइटम्स बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे? जब तक वुड नहीं मिलेगा, लकड़ी नहीं मिलेगी। लकड़ी कहां से मिल रही है? प्राइमरी सेक्टर से मिल रही है। क्लियर? द सेकेंडरी सेक्टर प्रोसेस दीज रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। अब इन रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में बनाने की मेहनत कौन कर रहा है? प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग की मेहनत कौन कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर कर रहा है। द टर्शरी सेक्टर ऑफर्स सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग एंड सेल्स दैट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स। अब बना के रखने का क्या फायदा? जब तक कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ना हो, तो ये काम रहता है टर्शरी सेक्टर का, जो ऑफर करती हैं सुविधाएं, सर्विसेज, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। सामान बना है, सामान को एक जगह से मार्केट तक ले जाना है ना, शॉप्स तक ले जाना है, किसके थ्रू हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। मार्केटिंग करना जरूरी है, एडवर्टाइजिंग करना जरूरी है, तभी तो प्रोडक्ट दिखेगा लोगों को, तभी तो लोग खरीदना चाहेंगे जब उन्हें पता चलेगा। एंड सेल्स दैट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स। और सेल्स जरूरी है, क्योंकि जब तक सामान बेचोगे नहीं तो कस्टमर तक सामान पहुंचेगा कैसे? तो इसीलिए ऑब्वियसली तीनों ही सेक्टर्स क्या हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। क्लियर? चलो, how does the secondary sector depend on the tertiary sector? Illustrate with a few examples. किस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड करता है टर्शरी सेक्टर? एग्जाम्पल्स बताना है। देखो, अभी प्राइमरी का रोल नहीं है, वी जस्ट हैव टू एक्सप्लेन ओनली अबाउट टू सेक्टर्स, सेकेंडरी एंड टर्शरी कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे रिलेटेड है। The secondary sector depends on the tertiary sector for various services that supports its operation, such as transportation, banking and marketing. अभी पूरा रीड करती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सेकेंडरी सेक्टर रिलाइज ऑन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, टर्शरी सेक्टर टू डिलीवर रॉ मटेरियल टू इट्स फैक्ट्रीज एंड डिस्ट्रीब्यूट फिनिश्ड कार्स टू डीलरशिप्स। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बैंकिंग सर्विसेज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड लोन्स। अब हम बोल रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो एक कार मैन्युफैक्चरिंग है फैक्ट्री, कार बना रही है, ठीक है, ओके। पर कार मैन्युफैक्चर करने के लिए सामान चाहिए पड़ेगा, आइटम्स चाहिए पड़ेंगे, चीज़ें चाहिए पड़ेंगी, तो फैक्ट्री तक वो चीज़ें लाएगा कौन? गाड़ियों से आएगी, बड़ी बड़ी, है ना, चीज़ों से आएंगी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहिए पड़ेगी। चलो ठीक है, अब कार वगैरह पूरी मैन्युफैक्चर करी, बना ली, लेकिन अब शोरूम्स तक जानी है, डीलर्स तक जानी है, तो वो भी तो पहुंचाना पड़ेगा ना। तो वो भी किस सर्विस के थ्रू जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के थ्रू जाएगा। अब अगर आपको ऐसा तो है नहीं कि इतना पैसा पल्ला लेकर बैठे हो कि लोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब लोन्स की जरूरत पड़ेगी, दैट मीन्स आपको बैंकिंग सर्विसेज की, बैंक की तरफ से देने वाली सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी, यानी आप किस पे डिपेंड हो गए? टर्शरी सेक्टर पे डिपेंड हो गए। क्लियर हुआ? तो सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन द टर्शरी सेक्टर ऑन वेरियस सर्विसेज जो सपोर्ट करती है उसके ऑपरेशंस को, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड मार्केटिंग। सामान लाना है, ले जाना है, सामान की मार्केटिंग करनी है, फाइनेंस चाहिए, तो कौन देगा ये सब? ये देगा टर्शरी सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एक सेकेंडरी सेक्टर है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है। रिलाइज ऑन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, टर्शरी सेक्टर, जो किस पे रिलाई करेगी, मतलब किस पे डिपेंड करेगी? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यानी टर्शरी सेक्टर पे, क्योंकि इनको क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल मिलेगा। भाई फैक्ट्रीज तक जो सामान बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, तो यही तो लेकर आएंगे, ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लाएगी, ठीक है। अब फिनिश गुड जो है डीलरशिप्स तक पहुंचाना है, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन ही करेगा ना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस करेगी। और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किसके अंदर आती है? फिनिश मतलब टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है, सर्विस सेक्टर के अंदर आती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बैंकिंग सर्विस फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, लोन्स। कोई भी किसी भी प्रकार के आपको मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स करने, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने, कुछ भी पैसों के तौर पे लेन देन करना है या लोन चाहिए, तब आप किस पे निर्भर करोगे? किस पे डिपेंड करोगे? बैंक पे डिपेंड करोगे। और बैंक किसके अंदर आता है? बैंक आता है आपका टर्शरी सर्विस सेक्टर के अंदर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो,
Can you think of any primary activities that you may have seen in the past? What are the natural resources used in these activities? Name 2 of them and discuss your experiences with your classmates. हाँ, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, इसको ध्यान से चंक्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं कि क्या कभी आपने किसी ऐसी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में सुना है, पढ़ा है पास्ट में, ठीक है। What are the natural resources used in these activities? अब आपने प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में सुना है, तो इनमें नेचुरल चीज़ें क्या यूज़ की गई, नेचुरल रिसोर्सेज क्या यूज़ की गई। नेम 2 ऑफ देम, उनमें से 2 का आपको नाम बताना है और आपको अपना जो भी आपका अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू एंड वी विल डिस्कस इट हेयर ओनली हेयर, यहीं पर ही और कहीं नहीं जाएंगे। यही पॉसिबल है, स्कूल में आके तो मैं समझा नहीं सकती, वी कैन डू इट हेयर ओनली। चलो अब देख लेते फटाफट से। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस। एग्रीकल्चर, जैसे मेरे एक्सपीरियंस आपके अपने एक्सपीरियंस हो सकते हैं। एग्रीकल्चर, फार्मिंग, नेचुरल रिसोर्सेज यूज, सॉइल, वाटर, सीड्स एंड सनलाइट। अब यहाँ पे कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज यूज होगी? अगर आप एग्रीकल्चर करोगे तो आपको मिट्टी की जरूरत पड़ेगी जो नेचर से मिला है, आपको पानी की जरूरत पड़ेगी जो नेचर से मिला है, आपको बीज की जरूरत पड़ेगी जो नेचर से मिला है, आपको सूर्य की रोशनी की जरूरत पड़ेगी, सनलाइट की जरूरत पड़ेगी जो भी जो है आपको नेचर से ही मिला है। Experience, I have seen farmers preparing fields, planting seeds and harvesting crops like wheat and rice. The process relies on natural resources like fertile soil and water. मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैंने देखा है कि फार्मर क्या करते हैं, पहले फील्ड तैयार करते, खेत तैयार करते, सीड्स उसमें प्लांट करते हैं, उसके बाद क्रॉप जब ग्रो हो जाती है उसको कटाई करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, जैसे वीट हो गई, राइस हो गई। द प्रोसेस रिलाइज ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो प्रोसेस है कंप्लीटली नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करती है, जैसे सॉइल और मिट्टी की जरूरत पड़ती है, मतलब मिट्टी और वाटर की जरूरत पड़ती है। क्लियर? चलो, it's amazing to witness how a bare field transforms into a productive farm and the farmer's efforts directly influence the outcome which changes with the seasons. और ये बहुत ही ज़्यादा fascinating और amazing होता है कि कैसे जो किसान हैं उनकी मेहनत रंग लाती है और सीड्स को किस में कन्वर्ट कर देती है, भाई फसलों में कन्वर्ट कर देती है। एंड द फार्मर्स एफर्ट्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द आउटकम विच चेंजेस विद द सीजन। और जो फार्मर का एफर्ट्स है वो क्या दिखाता है, वो आउटकम्स दिखाता है ना, कि कितनी उसने उस पर मेहनत करी और कैसी फसल उगाई गई है। और ये सीजन टू सीजन होता है, फसलों का भी अपना अपना सीजन होता है, कोई गर्मी के सीजन में आती, कोई बिल्कुल ही हैवी रेनफॉल का सीजन होता है तब उगती है, किसी को मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है, किसी को गर्मी चाहिए होती है, ठीक है। फिशिंग, नेचुरल रिसोर्सेज यूज, वाटर बॉडीज, रिवर्स, लेक्स, फिश एंड एक्वेटिक प्लांट्स। एक्सपीरियंस, ये फिशिंग का है तो फिशिंग में क्या चाहिए, वाटर बॉडीज मिलेगी जैसे रिवर, लेक, सीज, फिश मिलेगी, एक्वेटिक प्लांट्स मिलेंगे। I have watched fishermen casting nets in rivers using skill and patience to catch fish. है ना, जैसे मैंने देखा जो मछली पकड़ने वाला है, फिशरमैन है, वो नेट को ऐसे जाले को रख रहा है, तैयार कर रहा है ना, रिवर्स में, तालाब में, मतलब नदियों में, और अपनी स्किल्स को यूज़ कर रहा है, बहुत ही पेशेंटली बैठा हुआ है फिश को, मछलियों को पकड़ने के लिए। Their success depends on the health of the water and ecosystem. देखो इसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है कि वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, इकोसिस्टम कैसा है, साथ में पानी अगर गंदा होगा तो फिर कहाँ से मछलियाँ जिंदा रह ही कैसे पाएंगी, पानी की हेल्थ कैसी, पानी की क्वालिटी कैसी है। इट्स फैसिनेटिंग टू सी हाउ दे यूज ट्रेडिशनल मैथड्स टू फाइंड फिश रिच स्पॉट्स। और ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है कि किस तरीके से वो ऐसे स्पॉट पता कर पाते कि जहाँ पे ज़्यादा मछलियाँ मिलेगी, है ना। ये भी स्किल होती है कि पता रहता है कि देखो यहाँ इस एरिया में मिलेगी। जैसे अब कोई अनाड़ी जिसने कभी फिशिंग की नहीं, वो तो कहीं भी ऐसे डाल के बैठेगा, है ना, ज़्यादा डाल के फेंक बैठ जाएगा, लेकिन जिसको पता है कि कहाँ से ज़्यादा फिश मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है ऑब्वियसली। एंड हाउ देयर लाइवलीहुड इज कनेक्टेड टू द एनवायरनमेंट, और उनको ये भी पता है कि इन्वायरमेंट कैसा क्या होना चाहिए और कैसे इस एनवायरमेंट से हमारी जो लाइवलीहुड है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी, इम्पैक्ट पड़ेगा बेसिकली। These examples show how closely primary activities depends on natural resources and environment. और ये एक्टिविटीज़ दिखा रही है कि कैसे प्राइमरी एक्टिविटी भाई नेचर से जुड़ी हुई, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई। सही बात है, जो चीज़ नेचर से मिलेगी तो नेचर से ही जुड़ी हुई होगी ना। अगर फसल हमें नेचर से मिल रही है लेकिन बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो फसल कहाँ से मिलेगी। तो एनवायरमेंट अगर सही है, नेचर सही है, तो फसल भी सही है, प्राइमरी एक्टिविटी भी सही हो रही है। क्लियर? चलो, list the economic activities in your neighborhood and label them appropriately as primary, secondary और tertiary. आपको ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है आपके नेबरहुड में, है ना, उनको लिस्ट आउट करना है और उनको प्रॉपर अप्रोप्रिएटली उनको लेबल भी करना है, नाम भी देना है कि भाई प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है और टर्शरी कौन सी है। लिस्ट करो और नाम दो।
आपके नेबरहुड में जो भी एक्टिविटीज़ देख के आपको समझ में आ रहा हो कि अच्छा हाँ ये प्राइमरी होती है, हाँ ये सेकेंडरी होती है, ये टर्शरी होती है। क्लियर? देखिए आंसर। चलो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन नेबरहुड क्या क्या हो सकती है? आप अपने अकॉर्डिंग देखो, आपके आस पड़ोस में क्या एक्टिविटीज हो रही है वो आपको पता होगा, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन लोकल फार्म्स, है ना। जैसे एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी है ना, जहाँ पे क्या किया जाता है, पेड़ों को मतलब फल लगाए जाते हैं, फ्रूट्स लगाए जाते हैं, वेजिटेबल्स लगाए जाते हैं। फिशिंग, फिश पकड़ना, किसी भी नियर बाय लेक रिवर से आप फिश पकड़ रहे हो, ये प्राइमरी सेक्टर हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर फूड प्रोसेसिंग, अ स्मॉल फैक्ट्री टर्निंग लोकल प्रोड्यूस इनटू कैन गुड्स। फूड प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब जो लोकल फूड्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, कैन फूड्स में कन्वर्ट करें, कैन में रखे हुए खाने से रखे रहते हैं ना, उसमें कन्वर्ट करें, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, अ वर्कशॉप मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम रॉ कॉटन, वर्कशॉप है क्या कर रही, कपड़ा बना रही कच्चे कॉटन से, है ना, जो रॉ कॉटन है कपास से क्या बना रही, कपड़ा तैयार कर रही है, तो ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये सेकेंडरी सेक्टर है। देखो सेकेंडरी हमने बहुत बार बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड करा जाता है, और प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज को। क्लियर? टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का काम होता है सर्विस प्रदान करना, सर्विस प्रोवाइड करना। रिटेल स्टोर, शॉप सेलिंग फ्रेश प्रोड्यूस, कैन गुड्स एंड क्लोथ्स। जैसे आप दुकानों पे गए, आपको दुकानों में देख रहे हो कि भाई प्रोड्यूस बेचा जा रहा है, जो भी फ्रेश प्रोड्यूस है वो बेचा जा रहा है, जैसे फ्रूट्स बेचे जा रहे हैं, वेजिटेबल्स बेची जा रही है ना, कैन गुड्स बेचे जा रहे हैं, क्लोथ्स बेचा जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ट्रक्स मूविंग गुड्स फ्रॉम फार्म्स एंड फैक्ट्रीज टू स्टोर्स। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो रही भाई, ट्रक्स जो हैं फार्म से सब्जियां, भाजियाँ, है ना, या फ्रूट्स लेकर निकाले जा रहे हैं, इन्हीं सब में भर के रखा जा रहा है ना, और फैक्ट्रीज या स्टोर्स तक पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या काम आया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस काम आई। बैंकिंग, अ लोकल बैंक प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लोन्स, जो लोकल बैंक है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। हेल्थ केयर क्या हो रहा है, जैसे क्लिनिक ऑफर कर रही है, मेडिकल हेल्प टू रेजिडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब जो भी आपके आसपास में होती हैं आप देखते हो, तो कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी टर्शरी है, दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट इन योर आंसर। ठीक है, चलो। Draw arrows to show how the activities you have answered in the last question। आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये वाला कौन सा हो गया, इसको वो कर लेना है ना, क्वेश्चन 16 है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 में जो अभी आपने आंसर करा, कनेक्टेड है एक दूसरे से, इन व्हाट वेज आर दे डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अलग अलग एक्टिविटीज पढ़ी हमने, तो कैसे अलग अलग एक्टिविटीज एक दूसरे से डिपेंडेंट है, आपको एरो करके बताना है, एक्सप्लेन करना है। व्हाट वुड हैपन इफ वन ऑफ द एक्टिविटीज सीज टू एग्जिस्ट, क्या होगा अगर कोई भी एक एक्टिविटी जैसे नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर क्या होगा, ये हमें बताना है। चलो, कनेक्शन एंड डिपेंडेंसीज, एग्रीकल्चर प्राइमरी, फूड प्रोसेसिंग सेकेंडरी, रिटेल स्टोर्स। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है, हमें पता है। फूड प्रोसेस हो रहा है यानी सेकेंडरी एक्टिविटी हो रही है, फिर ये प्रोसेस होने के बाद कहाँ जा रहा है, रिटेल स्टोर्स, टर्शरी एक्टिविटी। फार्म सप्लाई फूड टू द फैक्ट्री, फार्म क्या कर रहा है, फूड फैक्ट्री में सप्लाई कर रहा है, उसके बाद वो प्रोसेस गुड्स दुकानों में भेजा जा रहा है। तो तीनों कैसे रिलेट कर रही, समझ में आ रहा है। फिशिंग, फिशिंग प्राइमरी एक्टिविटी है, अब क्या हो रहा है, रिटेल स्टोर्स में बेचा जा रहा है यानी टर्शरी सेक्टर। फिश फ्रॉम द लेक आर सोल्ड इन लोकल स्टोर्स, लोकल स्टोर्स में बेचा जा रहा है यानी प्राइमरी से टर्शरी। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यानी सेकेंडरी एक्टिविटी है। फिर रिटेल स्टोर्स में बना बनाया बेचा जा रहा है यानी जो क्लोथ है ना, वर्कशॉप से बन के उसको स्टोर्स में बेचा जा रहा है। तो ये दोनों एक्टिविटीज का कनेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। चलो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टर्शरी, ट्रक्स मूव प्रोडक्ट्स बिटवीन फार्म्स, फैक्ट्रीज एंड शॉप्स। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की अगर हम बात करें यानी टर्शरी सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो ट्रक्स क्या करता है, फार्म से सामान लेके दुकानों तक पहुंचाना, है ना, मार्केट्स तक पहुंचाना, फैक्ट्रीज या शॉप्स तक पहुंचाना। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके अंदर आता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के अंदर। बैंकिंग क्या है, ये भी टर्शरी सेक्टर है। बैंक सपोर्ट करती बिजनेस को, ऑल सेक्टर्स को, जैसे उनको लोन्स चाहिए होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए होती है, तो कौन किसकी हेल्प से होता है, बैंकिंग की हेल्प से होता है। और बैंकिंग क्या है, टर्शरी एक्टिविटी है। हेल्थ केयर टर्शरी, द क्लिनिक इंश्योर्स वर्कर्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स स्टे हेल्दी। अब क्लिनिक है, क्लिनिक में भाई इलाज होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती है, तो इससे क्या होता है भाई, सारे जो सेक्टर्स के वर्कर्स हैं वो क्या रहे, हेल्दी रहे। तो ये क्या जुड़े हुए नहीं एक दूसरे से, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इंटरडिपेंडेंस कैसा है, द प्राइमरी सेक्टर फार्मिंग फिशिंग सप्लाइज द रॉ मटेरियल्स फॉर द सेकेंडरी सेक्टर फैक्ट्रीज। अगर सेकेंडरी सेक्टर में जो फैक्ट्रीज हैं कुछ भी मैन्युफैक्चर करा रही है, कुछ भी फिश प्रोडक्ट्स बना रही है, तो फिश पहले प्रदान प्रोवाइड कर कौन रहा है, या कुछ भी सब्जी भाजी से कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ भी
फूड बन रहा है, कुछ भी डिश बन रही है, तो पहले मिलेगी कहाँ से? प्राइमरी सेक्टर फार्मिंग या फिशिंग से मिली, तब तो ना बना रहे। The secondary sector processes these materials into products sold by tertiary sector shops. अब सेकेंडरी सेक्टर क्या करेगी? इनको प्रोसेस करेगी, तब जाके तो ये दुकानों पे बिकेंगे, है ना। मतलब टर्शरी सेक्टर क्या करेगी? प्रोसेस मतलब पहुंचाएगी, बेसिकली सॉरी प्रोसेस बोल रही हूँ, पहुंचाएगी, सर्विस देगी, ट्रांसपोर्ट करवाएगी, तब जाके तो दुकानों में यहाँ पहुंचेंगे। पता चले आपने क्या कर दिया, वेजिटेबल्स आई, वेजिटेबल से डिश बना ली, लेकिन वो दुकानों में या लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो क्या फ़ायदा? तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको? टर्शरी सेक्टर की। क्लियर हुआ? चलो, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर का काम हो गया, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का काम हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई, जो मूव करेगी गुड्स फार्म फैक्ट्रीज एंड स्टोर्स, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? टर्शरी। बैंक क्या करेगी? आपको जो है लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। हेल्थ केयर क्या देखेगी? भाई पूरे वर्कर का जो है हेल्थ वगैरह मेंटेन करेगी, कैसा क्या है भाई, कभी भी कोई बीमार पड़ जाए तो अगर ये सर्विस नहीं होगी तो कैसे ठीक होगी? What happens if one activity stops? क्या होगा अगर इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी रुक जाए, स्टॉप हो जाए? दैट मीन्स हमारे पास प्राइमरी नहीं है, हमारे पास अगर हम जो है चेयर्स बनाना चाह रहे हैं, फर्नीचर आइटम्स बनाना चाह रहे हैं, बट हमारे पास लकड़ी नहीं है, तो क्या बना पाओगे? चलो हमें लकड़ी से चेयर बनाना है, लेकिन इतनी सारी लकड़ियाँ फैक्ट्रीज तक पहुँचाना है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं, हो पाएगा? काम रुक जाएगा, हो ही नहीं पाएगा। If agriculture stops, food processing factories won't have raw materials and stores will run out of food. अगर खेती बाड़ी बंद हो गई, फार्मिंग बंद हो गई, तो फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज के पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, और रॉ मटेरियल नहीं होगा, खाने पीने की चीज़ें नहीं बनेगी, तो क्या हो जाएगा भाई? कमी हो जाएगी खाने की, स्टोर्स में रहेगा ही नहीं कुछ भी। If transportation stops, goods won't move from farms and factories to shops, causing a disruption. अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रुक गई तो गुड्स को या रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है ना, फार्म से फैक्ट्री ले जाना है या फैक्ट्री से दुकानों तक ले जाना है, तो कैसे होगा अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा? तो एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मतलब तीनों ही सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और उन तीनों में से अगर एक कम पड़ जाए तो ये दिक्कत हो सकती है। If banking service stops, business may struggle to get funds, slowing down the economy. अब क्या होगा? आप बिजनेस चला रहे हो, आपको पैसों की जरूरत है, लेकिन बैंकिंग सर्विस नहीं रहेगी, पैसा ही नहीं रहेगा, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, विदाउट हेल्थ केयर के बिना वर्कर्स विल बिकम लेस हेल्दी, रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी इन ऑल सेक्टर्स। हेल्थ केयर नहीं होगा यानी आपकी सेहत सही नहीं रहेगी, यानी आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, तो प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होगी। क्लियर? दिस शोज हाउ एवरी सेक्टर इज इंपॉर्टेंट। ये फिर दिखाता है कि कैसे सारे सेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं एंड कनेक्टेड टू कीप द नेबरहुड्स इकोनॉमी रनिंग स्मूथली। और कैसे जो नेबरहुड की इकोनॉमी है, जो हमने देखा था लास्ट हमारे क्वेश्चन में, इकोनॉमी को स्मूथली रन कर पा रहे हैं। क्लियर? चलो, केस बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। अमूल वॉज सेटअप इन 1946। अमूल कब सेटअप हुआ था? 1946 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवन दास पटेल। जो त्रिभुवन दास पटेल हैं, लॉयर और फ्रीडम फाइटर थे, उन और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना, इंजीनियर हैं जो वर्क करते थे डेयरी फैक्ट्री में मुंबई में, है ना, तो इनकी मदद से क्या हुआ? अमूल सेटअप हुआ, इनके मतलब लीडरशिप में बेसिकली हम कह सकते हैं। दिस इनिशिएटिव ब्रॉट फार्मर्स इंक्लूडिंग वुमेन टुगेदर एंड गेव देम कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ मिल्क। इस इनिशिएटिव ने क्या दिया फार्मर्स को? चाहे वुमेन्स की बात करें, है ना, फार्मर्स में वुमेन्स भी हो गई साथ में, उनको एक कंट्रोल मिला कि वो अब प्रोडक्शन कर सकते हैं, मिल्क को बेच सकते, सब इनके अकॉर्डिंग हो गया, मतलब इनके अंडर आ गया। The milk producer collectively made their own decisions on all matters such as production, pasteurization and sale of milk. ये जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे ना, कलेक्टिवली डिसाइड करते थे कि हमें कैसा क्या करना है, प्रोडक्शन का कैसा क्या देखना है, पैस्चराइजेशन का क्या करना है, मिल्क को बेचना है कैसा क्या करना है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे डिसीजंस ये सब मिल के लेते थे। क्लियर? नाउ आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अमूल वॉज स्टैब्लिश्ड। अमूल कब सेटअप हुआ था? 1946 में, अब भी देखा हमने। ठीक है, तो अमूल वॉज सेटअप इन 1946। इजी है ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज त्रिभुवन दास पटेल एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो एक्चुअली क्या बोलेंगे, इनकी लीडरशिप में अमूल सेटअप हुआ था, है ना। त्रिभुवन दास पटेल लॉयर एंड फ्रीडम फाइटर, ये एक लॉयर थे और फ्रीडम फाइटर भी थे, एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक इंजीनियर हु वॉज वर्किंग एट डेयरी फैक्ट्री इन मुंबई, जो यहाँ पे काम करते डेयरी फैक्ट्री मुंबई में, इनकी लीडरशिप के अंतर्गत जो है अमूल सेटअप किया गया था। तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। क्लियर हुआ?
आ गया समझ में? इससे तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, चैप्टर में भी हमने पढ़ा ही हुआ है और केस बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट में देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, 100% फ्री अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।